दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है पश्चाताप के आंसू। तो आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। आज सुबह से रीना के घर में हलचल मची हुई थी। कोई तीज त्योहार नहीं था। आज रीना के पिताजी ने अपने खेतों में धान की फसल रोपने के लिए बहुत सारे मजदूरों को बुलाया हुआ था और उन मजदूरों के लिए दोपहर का भोजन बनाने की जिम्मेदारी रीना की माँ को सौंपी थी। माँ के ऊपर तो मानो मुसीबत आन पड़ी। 5-5 बच्चों को संभालना, घर की देख रेख करना क्या आसान काम था, जो अब 25-30 मजदूरों का खाना भी बनाती, वह भी अकेले। रीना के पिताजी के पास पुरखों की दी हुई 50 बीघा जमीन थी। घर धन धान्य और संतान से भरा पूरा था। रीना 5 भाई बहनों में बड़ी थी। उससे छोटी 2 बहनें और 2 भाई थे। ओम प्रकाश के पास जितनी बड़ी जमीन थी उतना ही बड़ा उनका दिल भी था। यही दरियादिली कभी कभी उनकी पत्नी यानी रीना की माँ पर भारी पड़ जाती थी, जैसे आज पड़ गई। बेचारी कमला कैसे इतने मजदूरों का खाना बना पाएगी। वह बार बार गोद में लिए बच्चे को देखकर दांत पीसते हुए बोली, चुप हो जा, नहीं तो बाहर धूप में बिठा दूंगी। रीना अपनी माँ की झुंझुलाहट समझ गई। झट से अपने भाई को गोद में लेकर बोली, माँ, मैं पड़ोस वाली काकी को बुला लाती हूँ, तुम्हें काम करने में सहायता कर देगी। और वह झट से काकी को बुला लाई। काकी की मदद से सारा खाना अब बनकर तैयार हो चुका था। बस अब खाना खेतों में पहुँचाना था। वैसे तो रीना उम्र में अभी 12 साल की ही थी, लेकिन समझदारी में बड़ों बड़ों को फैल करती थी। रीना की माँ ने खाने का झोला उसकी साइकिल पर रखते हुए कहा, गिरा तो नहीं दोगी? चिंता मत करो माँ। इतना कहकर साइकिल चलाते हुए वह खेतों की ओर बढ़ गई। रीना ने खेतों में पहुंचकर अपने पिताजी को आवाज लगाई, बापू, ओ बापू, खाना आ गया। खाने का समय भी हो गया था। ओम प्रकाश ने सभी मजदूरों को बुलाया और कहा, चलो भैया, खाना खा लो, बाकी काम बाद में हो जाएगा। सभी मजदूर खाना खाकर बैठे ही थे कि तभी खेतों में दूर से एक आदमी एक पोटली हाथों में लिए आता हुआ दिखाई दिया। यह आदमी पास आया तो ओम प्रकाश ने कहा, अरे धनी, कहाँ थे तुम? कब से मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। धनी वहीं रीना के पिताजी के पास बैठ गया, जहां पर सभी मजदूर भी बैठे हुए थे। वह बोला, क्या बताऊं मालिक, मैं अपने घर चला गया था। घर से खबर आई थी कि घरवाली की तबीयत खराब है। रीना के पिताजी ने कहा, अच्छा, यह बात थी। अब पत्नी की हालत कैसी है? सब ठीक तो ना है? धनी ने कहा, कुछ भी ठीक नहीं है मालिक। 15 दिन पहले ही मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देते हुए स्वर्ग सिधार गई। धनी ने एक बच्चे को पोटली से निकाला और कहा, इसे मुझे सौंप गई। पहली बार सबकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी जिसे सब लोग सामान का थैला समझ रहे थे। उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकाला जो सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था। धनी ने सभी मजदूरों की तरफ हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, जिसे बच्चे की चाहत हो वह इसे पाल ले। यह कहकर एक बाप अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगा। ओम प्रकाश ने कहा, धनी, यह क्या बात हुई? भला अपनी औलाद किसी को दी जाती है क्या? यह कोई चीज़ है जो तुम ऐसे किसी को दे दोगी? धनी रोते हुए बोला, तो क्या करूं मालिक, मेरे पास तो भूख से मर जाएगा, दूसरे के पास कम से कम जिंदा तो रहेगा। अगर मैं इसे पालूंगा तो काम कैसे करूंगा, और काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या, और क्या इसे खिलाऊंगा? बेबस पिता गरीबी के आगे हार गया। रीना ने छोटे बच्चे की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, पिताजी, ले लो, देखो ना कितना प्यारा है, हम इसे पाल लेंगे। हमारे घर में तो गाय है, थोड़ा सा दूध इसे भी पिला देंगे। रीना जिद पर अड़ गई। पिताजी भी उसका कहना टाल ना सके। वह अपने पिता की प्यारी बेटी थी और ओम प्रकाश ने बेटी की बात को मौन स्वीकृति दे दी। रीना ने झट से नन्हे मेहमान को धनी की गोद से लेकर गले से लगा लिया और वह रीना के परिवार का सदस्य बन गया। रीना लंबे लंबे कदमों से चलती हुई घर आ गई। उसके चारों भाई बहनों ने उसे घेर लिया। सब पूछने लगे, दीदी, यह कौन है?
रीना ने कहा, यह हमारा छोटा भाई है। रसोई घर से बाहर आकर रीना की माँ बोली, छोटा भाई, इसे कहाँ से उठा लाई? रीना बोली, कहीं से उठा कर नहीं लाई हूँ। और उसने खेत में घटित सारी घटना अपनी माँ को बता डाली। रीना की माँ को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु पति का विरोध करने की अक्षमता उसमें नहीं थी। रीना उस बच्चे की दाई माँ बन गई। समय से तेल मालिश करना, नहलाना, घुट्टी पिलाना, दूध पिलाना, लोरी सुनाना, यह सब काम करने उसे अच्छे से आते थे, क्योंकि वह अपने छोटे भाई बहनों में भी सबसे बड़ी थी और अपनी माँ के साथ अपने भाई बहनों को संभालने में सहायता करती थी। रीना ने उस बच्चे को नाम दिया छोटू, क्योंकि वह घर में सबसे छोटा था। वह चंद्रमा की तरह दिन रात बढ़ने लगा। उसकी शरारतें बढ़ती जा रही थी। बच्चे दिन भर उसके आसपास बैठे रहते और उसकी हरकतें देखकर खुश होते रहते। इस प्रकार हंसते खेलते समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। छोटू अब 7 साल का हो गया। रीना भी अब ब्याह लायक हो गई थी। पिताजी ने उसके लिए सुंदर सा वर तलाश किया। रीना को देखने लड़के वाले आए। मेहमान नवाजी में रीना के पिताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रीना के पिताजी के ठाट बाट और रीना की सुंदरता को देखकर लड़के वाले खुश हुए और चट मांगनी पट ब्याह का फैसला लिया गया। 7 फेरे लेकर रीना 7 समुंदर पार विदेश चली गई। आज छोटू बहुत उदास था, क्योंकि उसकी प्यारी बहन उसे छोड़कर जा रही थी, परंतु उसे खुशी भी थी, क्योंकि उसकी बहन खुश थी। छोटू को अब रीना की माँ अनदेखा करने लगी। खाने पीने में उसके साथ भेदभाव तो वह पहले से ही करती थी, परंतु रीना उस भेदभाव को मिटा देती। वह अपने हिस्से का खाना छोटू को खिला देती थी। आज फिर घर में गर्मा गर्म जलेबी आई। रीना की माँ ने अपने चारों बच्चों को 2-2 जलेबी दे दी और छोटू के हाथ पर एक जलेबी रख दी। अब तो यह रोज का काम हो गया। परंतु रीना की माँ कमला की यह हरकत ज़्यादा दिन तक ओम प्रकाश से छुप ना सकी। एक दिन कमला ने खीर बनाई। चारों बच्चों को कटोरियों में भर भर के खीर दी और छोटू की कटोरी में आधा चम्मच खीर डाल दी। यह सब कमरे की खिड़की से ओम प्रकाश देख रहा था। उससे बहुत बुरा लगा। मन तो किया अभी जाकर कमला से पूछूं वह छोटे से बच्चे के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही, लेकिन वह घर के माहौल को खराब करना नहीं चाहता था। तभी कमला एक कटोरी खीर लेकर ओम प्रकाश के कमरे में आई। खीर खा लीजिए, और खीर की कटोरी रखकर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद छोटू वापस पिताजी के कमरे में आ गया और उनके पैर दबाने लगा। ओम प्रकाश ने पूछा, तुमने खीर खाई? छोटू ने हाँ में सिर हिला दिया। ओम प्रकाश ने कहा, मैंने तो नहीं देखा, पेट तो तुम्हारा खाली है। पिताजी ने छोटू के हाथ में अपने हिस्से की खीर की कटोरी पकड़ा दी। इसके बाद ओम प्रकाश छोटू को हमेशा ही अपने हिस्से से भरपेट खाना खिलाने लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी रीना से वादा किया था कि वह रीना के ससुराल जाने के बाद छोटू को कोई भी तकलीफ नहीं होने देगा। अब छोटू हमेशा ही पिताजी के साथ रहता, खेतों में उनके साथ काम करवाता। वह परछाई की तरह ओम प्रकाश के साथ साथ रहने लगा। 13 साल बीत गए। ओम प्रकाश ने रीना के अलावा अपनी 2 और बेटियों का विवाह भी करके उन्हें भी ससुराल भेज दिया। अब रीना के दोनों भाई भी विवाह लायक हो गए थे। वह एक दिन शाम को ओम प्रकाश खाना खा रहे थे, तभी रीना का बड़ा भाई लव मैरिज करके अपनी पसंद की बहू ले आया। कुछ दिन बाद ओम प्रकाश का छोटा बेटा भी अपनी पसंद की लड़की से शादी रचाकर घर पहुंचा। दोनों बेटों ने अपनी पसंद से शहर की पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ विवाह रचा लिया। ओम प्रकाश के दोनों ही बेटों ने ओम प्रकाश का गांव में सिर नीचा कर दिया। दोनों लड़कों की बहू बहुत तेज थी, जल्दी ही अपना रंग दिखाने लगी। ओम प्रकाश के दोनों बेटे घर में ही पड़े रहते, उन्हें धूप से एलर्जी होती थी, जबकि छोटू सारा दिन पिताजी के साथ खेतों की देख रेख करता था। अब छोटू भी जवान हो चुका था। उसने अपनी मेहनत से ओम प्रकाश के घर में 4 चांद लगा दी। उसने खेतों में इतनी मेहनत की कि जमीन सोना उगलने लगी। इससे ओम प्रकाश ने 10 बीघे जमीन और खरीद ली। दूसरी तरफ ओम प्रकाश के दोनों बेटे अपने पिता की कमाई पर ऐश कर रहे थे। ओम प्रकाश के लड़कों की बहुओं ने अपने अपने पति को छोटू और ससुर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सास
कमला को भी अपने साथ मिला लिया और उनके दिमाग में ऊल जलूल बातें भर दी। दोनों बहू अपनी सास से कहती, सारी ज़मीन बेचकर हमें शहर में रहना चाहिए। कब तक गांव की धूल मिट्टी में गवारों की तरह ज़िंदगी बिताते रहेंगे। हमें अपने आने वाली संतान को अच्छा भविष्य देना है। उनकी पढ़ाई लिखाई शहर में उचित तरीके से हो पाएगी। ओम प्रकाश की पत्नी कमला भी अपनी बहुओं के सुर में सुर मिलाने लगी और उसने कहा कि आज ही तुम्हारे पिताजी के खेतों से आने के बाद बात करती हूँ। ओम प्रकाश जब खेतों से लौटा तो कमला एक गिलास पानी लेकर उनके पास पहुंची और बहू बेटों की तरफ से अपना संदेश सुनाने लगी। अजी हम सभी सोच रहे थे कि क्यों ना गांव की सारी ज़मीन जायदाद बेचकर शहर में घर लें और अच्छी ज़िंदगी बिताएं। ओम प्रकाश पहले चुप बैठा रहा, फिर बोला, मैं अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ओम प्रकाश का बड़ा बेटा भी कमरे के बाहर माँ बाबूजी की यह बातें सुन रहा था। वह कमरे में आकर बोला, माँ क्या गलत कह रही है, हमें भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अगर आप नहीं जा रहे तो हमें हमारे हिस्से की ज़मीन दे दीजिए। यह बातें सुनकर ओम प्रकाश को धक्का लगा और वह खड़ा हो गया। तुम्हारे हिस्से की कौन सी ज़मीन? तुमने तो आज तक एक पैसा भी नहीं कमाया, फिर कौन सा हिस्सा मांग रहे हो? ओम प्रकाश का बेटा अपने पिता की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए बोला, हमने नहीं कमाई, परंतु हमारे पूर्वजों की ज़मीन पर तो हमारा हक है और वह हम लेकर रहेंगे। घर में ऐसा माहौल देखकर ओम प्रकाश को चक्कर आ गया। तभी छोटू ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। ओम प्रकाश अपने बेटों और पत्नी की हरकत से गहरे सदमे में चला गया और छोटू को लेकर अपने पुराने पुश्तैनी मकान में जाकर रहने लगा। ओम प्रकाश ने वकील बुलाकर अपने पूर्वजों की ज़मीन दोनों बेटों को बराबर हिस्सों में बांट दी। ओम प्रकाश ने ज़मीन का कुछ हिस्सा अपनी पत्नी के नाम पर भी किया। छोटू के हिस्से में वह 10 बीघा ज़मीन रख ली जो उसने अपनी मेहनत से खरीदी थी। इस पर भी ओम प्रकाश के दोनों बेटे तड़तड़ा गए, परंतु उनकी एक न चली और अपने हिस्से की ज़मीनों को बेचकर शहर में रहने लगे। ओम प्रकाश की पत्नी भी अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर बेटों के साथ शहर में चली गई। ओम प्रकाश ने एक सुंदर सुकन्या से छोटू का विवाह करा दिया। छोटू की पत्नी भी उसकी तरह ही मेहनती और सर्वगुण संपन्न थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते और ओम प्रकाश की भरपूर सेवा करते। धीरे धीरे करके छोटू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर और भी बहुत सारी ज़मीन खरीद ली। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सूरज छिपते ही गहरा कोहरा छा गया। किसी ने छोटू के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। छोटू की पत्नी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक बुजुर्ग महिला ठंड से काँप रही थी। छोटू की पत्नी उसे पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उसने इसे पहले कभी उस औरत को इस गांव में नहीं देखा था। तभी छोटू भी वहां आ गया और कमला को देखकर बोला, माँ आप यहाँ कैसे? जल्दी से अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। छोटू की पत्नी अंदर से गर्म शॉल ले आई और कमला को उड़ा दिया। उसने अदरक वाली चाय बनाई। कमला अपने पति ओम प्रकाश से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि शहर में जब तक बेटों के पास पैसा था तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों बेटों ने कमला के हिस्से का पैसा भी अपने खर्चों को पूरा करने में ले लिया और फिर कमला को घर से निकाल दिया। छोटू की पत्नी ने अपनी सास के आंसू पोंछे। फिर छोटू बोला, फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना। आप और बाबूजी मेरे पास मज़े से रहिए और हम दोनों पति पत्नी को अपनी सेवा का मौका दीजिए। कमला अपने पति ओम प्रकाश से माफ़ी मांगने लगी। ओम प्रकाश ने कहा, माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि छोटू से मांगो। तुमने हमेशा इस बच्चे के साथ दोगला व्यवहार किया है और इसने तुम्हें तुम्हारे बच्चों से भी बढ़कर मान सम्मान दिया। कमला ने रोते हुए छोटू और उसकी पत्नी को गले से लगा लिया। आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।